हेलो माय डियर स्टूडेंट, समझेंगे बेटा आज की क्लास 12th की बेटा केमिस्ट्री। और क्लास 12th की केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर है माय डियर? तो चैप्टर नंबर है यहाँ पर 2, जिसका नाम है बेटा विद्युत रसायन। ध्यान से समझेंगे यहाँ पर। इस चैप्टर में बेटा हम देखिए आपको बता दें, विद्युत रसायन वाले चैप्टर में हम पूरा नन्नर समीकरण तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा कौन सा चैप्टर है मेरे भाई? तो सॉरी, आज कौन सा टॉपिक है? तो बेटा है टॉपिक चालक और कुचालक। तो आज हमारी जो क्लास है वो चालक और कुचालक से शुरू है। इससे पहला का ननर समीकरण जैसे गैल्वेनिक सेल का किस प्रकार ननर समीकरण निकालते हैं, किसी भी सेल के इलेक्ट्रोड का किस प्रकार ननर समीकरण निकालते हैं, इन सारी बातों पर पूरा डिटेल डिस्कस कर लिए थे। आज हम पूरा यहाँ पर समझते हैं एकदम सीक्वेंस से बेटा, चालक और अचालक क्या है, चालक अचालक कुचालक। इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा। चालक किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जिनमें से विद्युत का प्रवाह हो जाता है चालक कहलाते हैं, और जिनमें से विद्युत का प्रवाह नहीं होता है क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं। ओके, तो सारी बातों को डिटेल में समझेंगे, सभी स्टूडेंट बने रहेंगे। और बेटा इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि पूरा आप लोगों को समझ में आए। तो ध्यान से यहाँ पर समझें सारी बातों को। मैं पूरा क्लास 2D पॉइंट डिटेल डिस्कस करता हूँ, एकदम यहाँ पर समझेंगे। अरे इसमें यार पार्ट नहीं पढ़ा है, पार्ट कौन सा है? ये तो आपने ही बनाया था। है? तो समझ गए इतनी बात बेटा। और यहाँ पर समझेंगे इस जो हमारी आज की जो वीडियो है बेटा, इस वीडियो का कौन सा पार्ट है मेरे भाई? तो पार्ट 6 है। देखिए इससे पहले के पार्ट 1, 4, 3 ये पूरा हमने 1, 2, 3, 4, 5 तक पूरा सीक्वेंस से पार्ट दे दिया बेटा इस चैप्टर का, विद्युत रसायन वाले चैप्टर का। आज हम लेकर आए हैं पूरा अपना पार्ट 6 एकदम अच्छे से नए अंदाज में। तो सभी स्टूडेंट को समझना है यहाँ पर बड़े ध्यान से, ठीक। और क्लास को बेटा बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, और छोड़ के अगर बीच में चले गए तो आपको समझ में नहीं आएगा भाई। इसलिए जहां तक हो सकता है वहां तक आप पूरा प्रॉपर सीक्वेंस से देखा करें और शुरू से लास्ट तक जरूर देखा करें, जिससे कि आपको पूरा समझ में आए, ठीक। तो चलेंगे बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास में सबसे पहला टॉपिक हमारा चालक रहेगा, फिर कुचालक रहेगा। तो कुचालक के बाद बेटा हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्रतिरोध, ओम का नियम, सारे टॉपिक्स को डिटेल डिस्कस करते हैं। जितना आज इस पार्ट 6 में कवर हो पाएगा मैं आज इस पार्ट 6 में अपना कवर करूंगा, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहली बात करते हैं कि चालक किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझना, चालक क्या है, किसे कहते हैं चालक। आप सब स्टूडेंट्स को पता होगा बेटा, एकदम सिंपल बात। वे तत्व या वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है वो सब चालक कहलाते हैं, एकदम सिंपली। जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, लोहा हो गया, ये सब प्रकार के जो पदार्थ हैं वो सब चालक कहलाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, वे पदार्थ जिनमें से विद्युत प्रवाह हो सकती है उन्हें चालक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझेंगे सभी स्टूडेंट बेटा, एग्जाम्पल में क्या होगा? एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, ये सब बेटा क्या होते हैं? तो चालक होते हैं, ठीक। कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है, चलिए। तो बड़े ध्यान से आप समझ रहे होंगे, चालक एकदम सिंपल बात है ना बेटा, सिंपल सिंपल डेफिनेशंस है। यहाँ पर कोई बड़ी परिभाषाएं नहीं है, बस समझते जाइए, दिमाग में बेटा रखते जाइए, हमेशा के लिए भूलना नहीं है। तो वे पदार्थ जिनमें से धारा प्रवाहित हो सकती है चालक कहलाता है। ऐसे पदार्थ जिनमें से धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है कुचालक कहलाता है। तो सिंपल यहाँ पर, ठीक। चलें आगे। अब देखेंगे बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कुचालक। तो कुचालक किससे कहेंगे बेटा? ऐसे पदार्थ जिनमें से धारा का प्रवाह नहीं होता है कुचालक कहलाता है। लिखा हुआ है, वे पदार्थ जिनमें से विद्युत प्रवाह नहीं हो सकती है उन्हें कुचालक कहते हैं। अब बेटा कुचालक में यहाँ पर समझेंगे, जैसे देखो रबर हो गया बेटा, रबर में क्या विद्युत का प्रवाह होगा? नहीं होगा, रबर में विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। बेटा प्लास्टिक हो गई, प्लास्टिक में भी मेरे भाई विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, ठीक है, भी विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। तो ये सब कुचालक कहलाते हैं। यहां तक क्लियर बेटा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, समझेंगे विद्युत अपघट्य। देखिए समझिए, विद्युत अपघट्य कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। तो नजर सामने होनी चाहिए, ध्यान से समझेंगे सभी स्टूडेंट्स की विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर वो अपने आयनों में टूट जाते हैं बेटा, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। सिंपल। क्या बोले बेटा? ऐसे पदार्थ जिन्हें जल में घोलें और जल में घुलने पर वो अपने आयनों में टूट जाते हैं, ऐसे पदार्थों को हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा बेटा, मैंने कहा NaCl हमारे पास एक पदार्थ है, इसको हमने माय डियर जल में घोला, और जल में घुलने पर बेटा यहाँ पर हुआ क्या? Na+ आयन और Cl- आयन, ये अपने आयनों में टूट गया। अब कौन सा विद्युत अपघट्य है, दुर्बल है कि प्रबल है, वो डिपेंड करता है इनके नेचर पर। तुरंत आयनित हो जाते हैं तो वो प्रबल हो गया, थोड़ा समय लेते हैं, आयनित ही नहीं होते हैं तो वो दुर्बल हो गया। इन सारी बातों को अभी हम यहाँ पर समझेंगे बेटा, ठीक। अब मैं कहूँ NH4Cl है, तो बेटा NH4Cl को जल में घोलूंगा भाई, तो NH4+ आयन में टूट जाएगा और Cl- आयन में टूट जाएगा। तो इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो सब विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं,
यहाँ पर समझेंगे ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो बेटा सबसे पहला है यहाँ पर प्रबल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य, तो प्रबल विद्युत अपघट्य किसे कहेंगे? वे विद्युत अपघट्य जिन्हें जल में घुलने पर पूर्णतः आयनों में वियोजित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं माय ब्रदर? प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। एकदम सिंपल बात। ठीक, क्या बोले? ऐसे पदार्थ या वे विद्युत अपघट्य जिनको जल में घुलने पर पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थ प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे बेटा NaCl हो गया, NaCl, बेटा HCl और NH4Cl। ये क्या है भाई? तो ये प्रबल विद्युत अपघट्य है। तो क्या बोले? वे पदार्थ या वे विद्युत अपघट्य जिनको जल में घुलने पर पूर्णतः आयनों में वियोजित हो जाते हैं, उन्हें प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा यहाँ पर दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो वहां पर जल में घुलने पर पूर्णतः आयनित हो रहे थे, यहाँ पर बेटा पूर्णतः आयनित नहीं होंगे तो दुर्बल विद्युत अपघट्य है। यहाँ पर समझोगे दुर्बल विद्युत अपघट्य में वे विद्युत अपघट्य जिन्हें जल में घुलने पर पूर्णतः आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, उन्हें दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। वे पदार्थ या ऐसे पदार्थ जिनको जल में घोले और जल में घोलने पर भी अपने आयनों में पूर्णतः विभक्त नहीं होते हैं, वियोजित नहीं होते हैं, तो ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? तो दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। समझेंगे जैसे भैया कौन कौन हो सकते हैं जिन्हें जल में घोलेंगे और फिर भी वो आयनों में विभक्त नहीं होंगे। तो यहाँ पर समझेंगे NH4OH, बेटा VaSO4। तो ऐसे कुछ पदार्थ जिनको जल में घुलने पर वो अपने आयनों में पूर्णतः विभक्त नहीं होते हैं, उन्हें दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं, जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ओम का नियम। याद रखेंगे ये ओम का नियम बेटा फिजिक्स में भी है, पूरा अच्छे से समझा जाता है, और आपका इस केमिस्ट्री वाले पार्ट में भी है, विद्युत रसायन वाले में। बड़े ध्यान से समझना, ठीक, एक एक बात को यहाँ पर डिटेल डिस्कस करेंगे। और ओम का नियम आपको बता दिया जाए यहाँ पर कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है बेटा ओम का नियम। ठीक, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई ओम का नियम। ओम के नियम को थोड़ा ध्यान से समझना कि किससे कहते हैं ओम का नियम। तो चलिए, तो याद रखेंगे यहाँ पर ओम का नियम क्या है। सबसे पहली बात है कि हम आपको बता दें ओम के नियम में आपको यहाँ पर क्या करना है बेटा, यहाँ पर ओम के नियम का सिद्धांत लिखना है। देखिए, जब ओम का नियम बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपको 2D पॉइंट लिखोगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ओम के नियम का सिद्धांत क्या है, जिसमें एक बल्ब लगा हुआ है, कुंजी के है, स्विच यहाँ पर एक लगा हुआ है, वो सॉरी बैटरी लगी है एक, ये माइनस है ये प्लस है। और जैसे ही हम यहाँ से स्विच को ऑन करते हैं तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, और धारा प्रवाहित होने लगेगी तो इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर होगा, जिससे बेटा बल्ब हमारा जलने लग जाएगा। ठीक, समझ रहे? तो इन्होंने बताया था जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन न हो तो परिपथ में प्रवाहित धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। ये कहा था जॉर्ज साइमन ने। बात आ रही समझ में बेटा? क्या कहा दोबारा समझेंगे ध्यान से। V इज प्रोपोर्शनल टू I। जब किसी धारावाही चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना होता है तो उसमें प्रवाहित धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। ये उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बोला, अपने कथन में बोला। एकदम सिंपल परिभाषा बेटा। यहाँ पर इक्वेशन को देखोगे, समीकरण देखोगे, क्या लिखा हुआ है? परिपथ में प्रवाहित धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। कब? जब चालक तार की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना किया जाए तब। तो ये अपने नियम में उन्होंने बताया था, राइट। अब इसी को थोड़ा सा हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहां से देखिए V बराबर ओमीय प्रतिरोध आ जाता है R इंटू I। तो कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, या V बराबर बोल सकते हैं I इंटू R। यहीं से बेटा प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध भी निकल सकता है। प्रतिरोध का सूत्र यहां से हम बना सकते हैं। तो समझेंगे कैसे, अभी इसे पहले पूरा समझ लेते हैं। ये समझेंगे बेटा कि
प्रतिरोध का निकालेंगे तो अगर चलिए मैं यहीं से आपको बता रहा हूं, दिस इज इम्प्लाई दैट आर बराबर जब निकालेंगे तो आर बराबर बेटा ये जो आई है वो वी के अपॉन में पहुंच जाएगा तो वी अपॉन आई हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला यहां से बन जाता है वो किसका बेटा, प्रतिरोध का, और इसका मात्रक होता है ओम। ओम ऐसे बोल लो, या फिर इस ग्रीक भाषा का ये शब्द है, ये चिन्ह है, ये ओम, इससे आप इसे सांकेतिक कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बेटा ओम, ये ग्रीक भाषा का वर्ड है, और यहाँ पर तो हमने हिंदी में भी लिख दिया है ओम। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक क्लियर सब बच्चों को? तो देखिए लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुना दूं। किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। ये है ओम का नियम। अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा, उसके बाद प्रतिरोध समझते हैं। अभी अभी हमने समझा क्योंकि ओवी इक्वल टू कितना होता है, आई इंटू आर। सो इसलिए अगर मैं आर इक्वल टू निकालूंगा तो ओवी अपॉन आई। इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिरोध की परिभाषा, प्रतिरोध की डेफिनेशन हो गई, किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर में प्रवाहित धारा के अनुपात के बराबर होता है कौन, प्रतिरोध। परिभाषित कैसे होगा यहाँ पर समझेंगे। किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं, और इसे बेटा आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। ये सारी बातें हम अभी अभी पीछे बताए हुए हैं। इसका मात्रक क्या होता है मेरे भाई, ओम होता है। ठीक, तो मैंने आपको बताया ओम, चाहे इससे यहाँ पर शो कर दो, ओम हिंदी में भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और ये आपका एक चिन्ह है ग्रीक भाषा का, इससे भी आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। राइट, कोई दिक्कत? सही है, यहाँ तक समझ गए? तो लिखा हुआ है किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। ये सारी बातें भी लिखी हुई हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं सभी बच्चे, और पूरा बराबर प्रैक्टिस करते रहेंगे और समझते रहेंगे बेटा एक एक बात को। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। भैया विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है तो थोड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि आर इज प्रोपोर्शनल टू होता है बेटा कितना, एल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और आर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए, ये होता है इसे इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखिए जब ये चीज है तो इसलिए ये लेफ्ट हैंड साइड इन दोनों का इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। ओके, तो अब हम यहाँ से कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, आर इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। अब हमें यहाँ से रो निकालना है, क्योंकि रो जो है वो इस विशिष्ट प्रतिरोध को शो कर रहा है यहाँ पर। तो देखेंगे ए का करेंगे इधर मल्टीपल, तो क्या हो जाएगा बेटा, आर इंटू ए बराबर रो इंटू एल, और बेटा हमें निकालना है रो। सो दिस इज इम्प्लाई दैट रो बराबर आ जाएगा यहाँ से क्या, आर इंटू ए अपॉन एल। एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, ये हुआ बेटा इतना किसका फॉर्मूला, तो विशिष्ट प्रतिरोध का। अगर मैं कहूं यदि, थोड़ा सा और आगे से सॉल्व करते हैं इसकी डेफिनेशन के लिए, यदि एल बराबर कितना हो, 1 इकाई हो, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी कितना हो, 1 इकाई हो, इसके क्षेत्रफल में भी, तो यहां पर जो प्रतिरोध होता है वह ओमीय प्रतिरोध के बराबर होता है, याद रखना बेटा। तो कोई प्रॉब्लम यहां तक समझ गए? अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, देखिए लिखा हुआ है, मैंने पूरा प्रूफ कर दिया। अब यहां से परिभाषा भी हम इसे आराम से परिभाषित कर सकते हैं। देखिए कैसे, क्या कहेंगे, किसी चालक तार की लंबाई यदि 1 इकाई हो तथा उसके क्षेत्रफल में 1 इकाई की वृद्धि की जा रही हो, तो उत्पन्न प्रतिरोध ओमीय प्रतिरोध के बराबर होता है, जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, और जिसे बेटा रो से प्रदत्त करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ देखेंगे, यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 इकाई हो तथा उसके क्षेत्रफल में 1 इकाई की वृद्धि की जा रही हो, तो उसमें उत्पन्न प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसे रो से प्रदत्त करते हैं, रो, ये इसका संकेत होता है, बना लेना सभी स्टूडेंट। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा विशिष्ट चालकता। भाई विशिष्ट चालकता को समझोगे सब, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं? तो एकदम सिंपल बात बेटा, सबसे पहली बात याद रखिए, क्योंकि लैम्डा बराबर होता है 1 अपॉन आर। क्या कहते हैं बेटा, 1 अपॉन आर। लैम्डा बराबर 1 अपॉन आर, तो क्या कहेंगे यहाँ पर बेटा, प्रतिरोध का, यहाँ पर जो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है उसे ही विशिष्ट चालकता कहते हैं, और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? समझ गए इतनी बात? यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे भी मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं।
जो कि इसका संकेत ये है, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। आज की क्लास में मैं आज इतना ही कराऊंगा, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगा बेटा तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता, और उसमें पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे मेरे भाई। बस इसी तरह क्लास में आप बने रहेंगे, देखते रहेंगे और प्रॉपर अच्छे से मन लगा के तैयारी करते रहेंगे, जिससे कि बोर्ड परीक्षा में आपकी हाईएस्ट मार्किंग आए, परसेंट अच्छी बने। ठीक, तो पढ़ते रहेंगे मन लगा के। आज के लिए